हाय एवरीवन, गोपाल कोचिंग सेंटर की तरफ से प्रस्तुत है आज सिविक्स नागरिक शास्त्र बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए। आज नागरिक शास्त्र का प्रथम चैप्टर जो है, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा कक्षा 10 के लिए बच्चों का इस सिविक्स विषय का, नागरिक शास्त्र विषय का प्रथम चैप्टर है, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है बच्चों, हम लोग आज इस सिविक्स का श्री गणेश कर रहे हैं। ज्योग्राफी का 2 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, संसाधन हो गए। आज सिविक्स का शुरू करते हैं। एसएसटी का सब चैप्टर एक एक करके अपलोड होगा। बीच में 1-2 दिन आप लोगों को वीडियो नहीं मिला होगा। थोड़ी सी हमारी तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई थी, थोड़ा सी धूप में, थोड़ा सा गृहस्थी के काम में लग गए थे, जिसकी वजह से हमारी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, पर अभी ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि बच्चों सबको जो है ना, यह चीज़ प्रोवाइड करा दिया जाए। बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको सारे नया नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र सिविक्स के प्रथम पाठ, 1 नंबर पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। बच्चों, हम सबसे पहले हम ये आपको बताने का प्रयास करेंगे कि नागरिक शास्त्र में कितने पाठ हैं और उस पाठ का शीर्षक क्या है, किन किन चीज़ों को हमको पढ़ना है उस किताब में। ठीक है, हम ये समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, हम शुरू से लेके एकदम चलते हैं, एकदम शुरू से, बेस से, जीरो से लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि नागरिक शास्त्र में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, उसके शीर्षक के बारे में थोड़ा सा हम आपको रूबरू कराते हैं। चलिए, राजनीतिक शास्त्र किताब की आपका नाम है। इसमें आपको अमूमन मोटा मोटी 9 पाठ शायद पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं कितना है। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी या साझेदारी, भागीदारी हो या साझेदारी हो, बात बराबर है। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर प्रभाव, जातीय, लैंगिक, सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर प्रभाव, सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली, सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली। उसके बाद में है संघात्मक शासन व्यवस्था। उसके बाद में बच्चों है आपको संघात्मक शासन व्यवस्था। बिहार में पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाएं, बिहार में पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाएं, लोकतांत्रिक जन संघर्ष एवं आंदोलन। पाठ नंबर 6 पढ़ना है आपको, लोकतांत्रिक जन संघर्ष एवं आंदोलन। पाठ नंबर 7 में पढ़ना है आपको राजनीतिक दल, कौन कौन से राजनीतिक दल होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ेंगे। 8 नंबर में पढ़ना है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे चलती है, उसका समाज में क्या योगदान होता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणाम क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और 9वां चैप्टर है, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र की चुनौतियाँ। बच्चों, ये 9 पाठ हम लोगों को इस सिविक्स में पढ़ना है, ये नागरिक शास्त्र में। ठीक है, ये एसएसटी का एक पाठ है। एसएसटी में बच्चों आप लोगों को कितना पढ़ना है? एसएसटी में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, 1 नंबर पढ़ना है भूगोल, 2 नंबर पढ़ना है नागरिक, 3 नंबर पढ़ना है आपदा प्रबंध, 4 नंबर पढ़ना है अर्थशास्त्र, और 5 नंबर पढ़ना है इतिहास।
इतिहास। ये 5 विषय आपको एसएसटी में पढ़ना है। भूगोल, नागरिक शास्त्र, आपदा प्रबंध, अर्थशास्त्र और इतिहास, ठीक है। और इस सब का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा। समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट के आसपास। इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। प्रथम चैप्टर अभी पढ़ाने जा रहे हैं, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। बेटी पानी किया शुरू करें। आप लोगों को वीडियो बच्चों अगर अच्छा लगा है प्लीज़ बहुत मेहनत होता है, पूरा नोट्स तैयार करके आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं बहुत बड़ा डिजिटलाइजेशन तो मेरे पास सुविधा नहीं है। हम गांव घर में रहने वाले एक आम आदमी हैं, और एक आम आदमी जितना मेरे पास सहूलियत है तो मैं कोशिश करता हूं कि हमारे प्रयास से मेरे कुछ समाज के बच्चों का जितना से जितना भला हो जाए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। बस आप लोग से इतना ही मदद चाहिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और हर विषय का जो भी विषय है आपके इस मैट्रिक परीक्षा के लिए, उस सब पे हम वीडियो बना के आप लोगों को देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। श्री राम, आगे बढ़े, शुरू करें। श्री गणेश किया जाए। बच्चों वीडियो बीच में छोड़ना नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे भी बोलने में काफ़ी एनर्जी लगता है। मैं भी बहुत एनर्जेटिक होके पढ़ाता हूँ। बीच बीच में जब वीडियो पॉज कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पूरा किताब पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में आएगा नहीं। लेकिन एक वीडियो अगर ये मुश्किल से 50 मिनट 55 मिनट का वीडियो होगा, अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं, यह चैप्टर ख़त्म। इसके अगले चैप्टर में इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नोत्तर करा देंगे। अभी इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ाएंगे, आपको सिर्फ पढ़ाने के मकसद से वीडियो बनाया कि आपको बताएं, हम समझाएं। समझ के प्रश्न का जवाब देना और रट के जवाब देना जमीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। और एग्जामिनर आपके लिखावट की भाषा से समझ जाता है कि बच्चा समझ के आंसर दिया है या रट के दिया है, वो समझ जाएगा। चलिए शुरू किया जाए, श्री गणेश किया जाए। आइए, आपके प्रथम चैप्टर का नाम बच्चों हम यहाँ पे बताए थे कि लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। हमको 9 को चैप्टर पढ़ना है, जिसमें आज हम प्रथम चैप्टर का श्री गणेश करने जा रहे हैं, ठीक है। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। लोकतंत्र, सत्ता, भागीदारी, 3 शब्द मिलके वाक्य बना है। लोकतंत्र, सत्ता और भागीदारी। और तीनों का मतलब क्या होता है, अब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके इसका सर्जरी करेंगे। लोकतंत्र का अलग सर्जरी करेंगे, सत्ता कौन सा शब्द है, कौन सी पक्षी है, इसका रूप रंग क्या होता है, इसका अलग सर्जरी करेंगे। साझेदारी या भागीदारी क्या होता है, इसका अलग सर्जरी करेंगे, बताएंगे कि इसका रूप रंग क्या होता है, ठीक है। घबराइए नहीं, ये लोकतंत्र, सत्ता, भागीदारी ये देख के बेचैन मत होइए। इत्मीनान से वीडियो को देखते जाइए, एकदम तोड़ तोड़ के उनार उनार के बताएंगे आप, ठीक है। चलिए, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। आइए, ये रहा, हाँ ये रहा। चलिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी या भागीदारी। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राजनीतिक विज्ञान, हमारे किताब का नाम है राजनीतिक शास्त्र, तो राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है। पहले पन्ना से ही शुरू करते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा किताब भी हम दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किताब दिखा दें बच्चा लोगों, किताब दिखा दें। किताब दिखाते हैं, 1 सेकेंड। ए नैन्सी, वहाँ पे किताब का पार होगा, बैग होगा, थैला होगा, ले आओ तो उस बेड पे।
बताते हैं अभी किताब भी आप लोगों को बताते हैं। ये भारती भवन पब्लिकेशन का किताब है, आप लोग देख लीजिए एक बार। रखो ये रहा, नहीं ये तो इतिहास है। और भी है क्या वहाँ पे कुछ, देखना जरा। ये रहा, चलिए देख सकते हैं आप लोग, राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, देख सकते हैं स्पष्ट दिख रहा है, राजनीतिक शास्त्र। ये आपकी किताब है, इसमें 9 को पाठ दिया हुआ है। अब भारती भवन पढ़िए या बीटीसी पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाठ बराबर है। भारती भवन में थोड़ी सी वस्तु स्थिति थोड़ी सी अलग अलग करके देता है, समझने में आसान होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है। विषय वस्तु दोनों का एक समान है, कोई अंतर नहीं, ठीक है। चलिए, ये राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। राजनीतिक विज्ञान का जन्म किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु कहाँ के निवासी थे? अरस्तु यूनान के निवासी थे। अरस्तु कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। अच्छा, इस राजनीतिक विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है ये पहले जानिए। इस राजनीतिक विज्ञान में पढ़ना है हमको एक व्यक्ति की नागरिकता, उसके मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में। एक व्यक्ति की नागरिकता, जैसे मान लीजिए यह एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, यह एक व्यक्ति हो गया, यह भारत का नागरिक है, इसका नाम है, मान लीजिए इसका नाम है सतेंद्र, इसका नाम है सतेंद्र, ठीक है, यह भारत का नागरिक है। तो इस बच्चे का, इसका मौलिक अधिकार क्या है? इस बच्चे को क्या क्या अधिकार मिला हुआ है इस देश में, और जब अधिकार मिला हुआ है तो इस बच्चा का कुछ कर्तव्य भी बनता है इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति, ठीक है। ये बच्चा इस देश का नागरिक है, इस भारतवर्ष का नागरिक है, तो इस बच्चे का कुछ अधिकार मिला हुआ है मौलिक, जिस मौलिक अधिकार मतलब एकदम अनिवार्य अधिकार है। और तो जब अधिकार मिला हुआ है तो भाई कुछ इसका कर्तव्य भी तो होगा, कि खाली अपना अधिकार खोजेगा, कुछ अपना कर्तव्य नहीं करेगा, कुछ इसका कर्तव्य, कुछ दायित्व होगा ना, होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो राजनीतिक विज्ञान में हम लोग को पढ़ना है कि एक व्यक्ति है, एक देश के नागरिक, और उसको प्राप्त मौलिक अधिकार और वह उसका कर्तव्य। एक देश के नागरिक, उसको प्राप्त मौलिक अधिकार और उस व्यक्ति का कर्तव्य किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में क्या क्या हमको पढ़ना है, एक झलक उस पर पहले निगाह डाल लें कि भाई अब इस पाठ को पढ़ना है तो भाई कथी कथी पढ़ना है। और जैसे पाठ है, ये पाठ एक घर है, तो इसके घर में घुस रहे हैं तो इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, कौन ज़्यादा खिसिया हैं, कौन प्रणाम पाती वाला है, कौन मुलायम है, कौन बूढ़ पुरनिया है, कौन बच्चा है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना, तब ना पता चलेगा कि घर के कैसे मैनेजमेंट करना है, पढ़ना है। तो पहले इस पाठ के बारे में जान लेते हैं, आइए देखते हैं इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है। शीर्षक है लोकतंत्र। सबसे पहला काम पढ़ना है, लोकतंत्र क्या होता है वो पढ़ना है। सत्ता में साझेदारी ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति, समाज में विभेद की उत्पत्ति कहाँ से होती है इसके बारे में पढ़ना है। सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर, सामाजिक विभेद क्या होता है और सामाजिक विभाजन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। आगे कहता है सामाजिक विभेद में तालमेल व संघर्ष, जब सामाजिक विभेद होगा उसमें कैसे तालमेल सामंजस्य बैठाया जाएगा, उसके बीच में किस प्रकार की संघर्ष होती है इसके बारे में।
विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर प्रभाव, विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर प्रभाव। जब समाज में विभेद हो जाता है तो लोकतांत्रिक राजनीतिक पे क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में पढ़ना है। सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व, समाज में विभाजन करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, उसके बारे में पढ़ना है। समाज को कौन कौन बांटता है, इसके बारे में पढ़ना है। लोकतंत्र कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों का संगठित करता है, लोकतंत्र कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को संगठित करता है। लोकतंत्र जो है, एक लोकतांत्रिक देश में भिन्न भिन्न समुदाय के लोग जो हैं आपस में एकजुट होकर कैसे रहते हैं, इसके बारे में भी पढ़ना है। अमूमन बच्चों, ये शीर्षक देखने से आपको पता चल गया होगा कि लोकतंत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक विभेद हैं, सामाजिक विभाजन है, लेकिन और इसका प्रभाव राजनीतिक पे क्या क्या पड़ता है। लेकिन लोकतंत्र की कुछ खूबसूरती भी है कि लोकतांत्रिक देश में भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक, भिन्न भिन्न संप्रदाय के धर्मों के लोग भी एक साथ एक जगह पे बड़े ही मित्रता भाव से रहते हैं। कि हमारे देश में ही ये नारा बोला जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, क्या यह नारा किसी और कंट्री में बोला जाता है? क्या यूरोपियन कंट्री में बोला जाता है? क्या ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है? क्या अफ्रीकन कंट्री में बोला जाता है? क्या गल्फ कंट्री में बोला जाता है? कभी नहीं बोला जाता है। ये मेरा भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की नीति आती है और सर्वधर्म संभव की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी देश में सर्वधर्म संभव की बात नहीं होती है। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं कि भारत भूमि में जन्म लिए हैं। ठीक है, इसलिए हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है और एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में सारे संप्रदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिया गया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मेरे मुसलमान भाई हो, चाहे क्रिश्चियन भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे संप्रदाय के लोगों को लिए एक भाव, एक समान नियम कानून है यहाँ पे। और हम सारे भाई लोग जो हैं इस धरती पे एकजुट होके रहते हैं। ठीक है, ये हमारी भारत भूमि की खूबसूरती है, ये हमारी लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती है। इसीलिए कहा गया है कि लोकतंत्र कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को संगठित करता है, इसके खूबसूरती के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अमूमन ये सारे शीर्षक देख के आपको पता चल गया होगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है इस पाठ में। बढ़ते हैं आगे। यहाँ से देख लिए इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है। लोकतंत्र, सत्ता में साझेदारी, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति, सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर, सामाजिक विभेदों में तालमेल व संघर्ष, विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर प्रभाव, सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व, लोकतंत्र कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को संगठित करता है, ये चीज़ आपको पढ़ना है। चलिए, पहला आपको क्या मिला था भाई? पहला मिला था लोकतंत्र, लोकतंत्र मिला था। अब बच्चों आप पीडीएफ से नोट्स तो बनाइएगा ही बनाइएगा। अब हम जो बातें बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, उसको ध्यान से श्रवण कीजिए। देखिए क्या क्या कहने जा रहे हैं हम। लोकतंत्र, लोकतंत्र का अंग्रेजी होता है डेमोक्रेसी, DEMOCRECY, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का अंग्रेजी होता है डेमोक्रेसी। ठीक है, ये दो शब्दों से मिल के बना है। पहला शब्द का नाम है डिमोस, दूसरा शब्द का नाम है क्रेसिया। ठीक है, ये ग्रीक शब्द हैं। पहला का नाम है डिमोस, दूसरा का नाम है क्रेसिया। डिमोस का मतलब होता है जनता। डिमोस का मतलब क्या होता है? जनता। बच्चों याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है डिमोस का अर्थ क्या है? जनता।
क्रेसिया का अर्थ क्या है? शासन, अर्थात जनता का शासन। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। अब एक लाइन में समझ लिए कि लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। अभी और डीप में परिभाषा बताएंगे, बने रहिए आप। लोकतंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं बच्चों। लोकतंत्र जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत में कैसा लोकतंत्र है? तो हमारे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारे भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। याद रखिएगा, हमारे भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कहता है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? हमारा भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है। आगे देखिए, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया लोकतंत्र की परिभाषा बहुत ही प्रचलित परिभाषा है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन, जिन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दिया, जो बहुत ही सरल परिभाषा दिया और बड़ा ही प्रचलित परिभाषा है। क्या कहा अब्राहम लिंकन ने? सुनिए, लोकतंत्र के परिभाषा के लिए कहते हैं अब्राहम लिंकन, क्या कहते हैं बच्चों? ध्यान देना जरा। लोकतंत्र के परिभाषा के लिए कहते हैं यहां से कि जनता का जनता के लिए, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। जनता का, लोगों का, जनता के लिए, लोगों के लिए, जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। आपसे प्रश्न बनेंगे, ये जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन अमेरिका के कौवे नंबर के राष्ट्रपति थे? 16वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए अभी हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो 25 जुलाई 2022 से हैं। ये 16वें राष्ट्रपति हैं। ये 16वें राष्ट्रपति हैं। इसके पहले थे रामनाथ कोविंद। ठीक है, और 25 जुलाई 2022 से जो हैं, 25 जुलाई 2022 से ये द्रौपदी मुर्मू जो हैं एक आदिवासी महिला हैं और बड़े ही विद्वान हैं। बड़े ही इनकी मतलब विद्वता की जितनी प्रशंसा किया जाए उतनी कम है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इतनी विद्वान आदिवासी महिला हमारे भारतीय लोकतंत्र की फर्स्ट लेडी हैं, प्रथम नागरिक हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी देश का प्रथम नागरिक वह उस देश का राष्ट्रपति होता है। किसी देश का प्रथम नागरिक उस देश का राष्ट्रपति होता है। अब हम सत्ता में साझेदारी आ गया, और सत्ता में साझेदारी बताने से पहले हम आपको लोकतंत्र के बारे में कुछ बातें बताते, सुनिए। चलिए आइए थोड़ी सी समझाने का प्रयास कर देते हैं। ये लोकतंत्र बॉर्डर लाइन से घिरे हुए हैं। थोड़ी सी बच्चों हमारी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। लोकतंत्र जो है ना, अभी अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जो हैं एक परिभाषा दिए जिसमें बताए कि जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन जो है लोकतंत्र कहलाता है।
बच्चों, ये भारत देश है, ये हमारा देश का नाम है भारत, इसकी राजधानी है पटना। इस भारत देश के अंदर छोटे छोटे राज्य हैं, 28 राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं। और इन सब राज्यों में हर क्षेत्र बटा हुआ है। यहाँ से हम लोग चुनाव छोटे लेयर से हम शुरू करते हैं, छोटे से समझाना शुरू करते हैं, आपको बताना शुरू करते हैं एकदम छोटे लेयर से। सबसे पहला चुनाव होता है मुखिया का। मुखिया के पंचायत चुनाव हो गया, ये पंचायत चुनाव। दूसरा आता है विधानसभा का चुनाव, विधानसभा। तीसरा आता है लोकसभा, ठीक है। ये 3 चुनाव होता है हमारे देश में, ठीक है। एक ग्रामीण स्तर पे पंचायत चुनाव होता है और शहरी स्तर पे परिषद चुनाव होता है, नगर निकाय चुनाव होता है। हम ग्रामीण स्तर के बारे में बात कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड वो भी होता है। तो पंचायत स्तर पे चुनाव होता है, पंचायत ग्रामीण स्तर पे, फिर विधानसभा, ये एरिया बढ़ जाता है, उसके बाद में लोकसभा। विधानसभा का जब चुनाव होता है तो राज्य के अंदर मुख्यमंत्री बनता है, राज्य के अंदर मुख्यमंत्री बनता है। और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो देश के अंदर प्रधानमंत्री बनते हैं। विधानसभा का चुनाव होता है तो इसमें विधायक चुने जाते हैं, विधायक। विधानसभा के चुनाव में विधायक चुने जाते हैं, लोकसभा के चुनाव में सांसद चुने जाते हैं। सांसद, बहुत सारे सांसद लोग मिलके एक प्रधानमंत्री का कुर्सी का निर्माण करते हैं और बहुत सारे विधायक लोग मिलके एक मुख्यमंत्री के कुर्सी का निर्माण करते हैं। और मुख्यमंत्री राज्य चलाते हैं और प्रधानमंत्री देश चलाते हैं। समझ में आया? ये होता है लोकतंत्र। और सब में जनता की साझेदारी होती है, सभी में जनता। अभी जो है ना, अभी लोकसभा का चुनाव चला है, अभी एमपी का चुनाव चला है, तो सब लोग जाके वोट दिया है कि नहीं? कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई आरजेडी, कोई समाजवादी पार्टी, मैंने भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक दल है, सब लोग अपने अपने पसंदीदा अपने पार्टी को वोट दिया है। हालांकि अमूमन मोदी जी तीसरी बार भी आए, ठीक है, 2 साल उनका कार्यकाल अच्छा रहा, तीसरी बार आए। हम लोग उम्मीद करते हैं सारे जनता जनार्दन देश की कि इस बार भी उनका कार्यकाल जो है बहुत बेहतर रहेगा और जनता के पक्ष में अच्छा योजना लाएंगे और इससे गरीब जनता जो है लाभान्वित होगा। तो बच्चों, ये लोकतंत्र जो है वोट देके सरकार बनाया जाता है, ठीक है। तो आपके वोट के ताकत से प्रधानमंत्री बनता है, आपके वोट के ताकत से मुख्यमंत्री बनता है और आपके वोट के ताकत से ही आपके पंचायत का मुखिया बनता है, ठीक है। अगर कोई आदमी अगर अत्याचारी हो जाए, भ्रष्टाचारी हो जाए, निरंकुशवादी हो जाए, तो यही जनता उसको गद्दी पर से उतार भी सकती है। यही जनता जनार्दन उसको गद्दी पर से उतार भी सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो अमूमन जुगो तो यहीं बने रहेंगे, नहीं। आने वाले समय में अगर इनकी कार्यकलाप ठीक ठाक नहीं रही, देश में शांति का माहौल नहीं बना रहा, देश में बेरोजगारी बढ़ी, देश में महंगाई बढ़ी, तो जनता जनार्दन इनको गद्दी से हटा भी सकती है। जो जनता जनार्दन इनको गद्दी पे बैठाया है वही जनता जनार्दन इसको हटा भी सकती है, क्योंकि हमारा भारत देश जो है लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जनता का शासन चलता है, ठीक है। जनता के द्वारा चुना हुए प्रतिनिधि जो हैं वही शासन कार्य करते हैं, ठीक है। तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य को करते हैं देश में, यही लोकतंत्र है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि
अप्रत्यक्ष रूप से अपने शासन कार्य करते हैं, यही लोकतंत्र है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र के बारे में जो भी बातें हम आपको बताए हैं इस समझ में आ गया होगा। अमूमन आप यूं ही समझिए कि लोकतंत्र में जनता को वोट देने का अधिकार होता है, राजतंत्र में जनता को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, वहाँ पे राजा होता है। ठीक है, जब हिस्ट्री में यूरोप में राष्ट्रवाद जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राजतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्या होता है। अभी लोकतंत्र पढ़िए। लोकतंत्र में जनता वोट देता है, वोट देने का अधिकारी होता है, जनता की कुछ मौलिक अधिकार दिया गया रहता है और जनता का कुछ कर्तव्य भी बनता है अपने राष्ट्र के प्रति, जो शुरू में ही बताए हैं कि राजनीतिक शास्त्र के अंदर एक व्यक्ति एक देश का नागरिक होता है, उसके कुछ मौलिक अधिकार होता है और उस व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति कुछ अपना कर्तव्य भी होता है। ठीक है, ये हो गया आपके लोकतंत्र। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब आइए सत्ता में साझेदारी। अब हो गया, बताए ना कि भाई सत्ता में साझेदारी जो है कैसे होता है। भाई सत्ता है, मान ली कि किसी आदमी को, सत्ता का मतलब क्या हो गया, सत्ता का मतलब हो गया शासन, सत्ता का मतलब हो गया सरकार, समझिए ना, सरकार, सरकार समझिए। ठीक है, सरकार से, सरकार में साझेदारी माने कोई आदमी अगर सरकार बनाता है, सत्ता बनाता है, तो उसमें सभी वर्ग के लोगों को साझेदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही वर्ग के लोग रहें और उसी में जो है आप सरकार बना लीजिए और एक ही वर्ग के, एक ही समुदाय के लोगों के पक्ष में आप डिसीजन कीजिए, एक ही पक्ष के लोगों को आप लाभान्वित कीजिए, बाकी समाज के लोगों को आप इग्नोर कीजिए। ऐसा नहीं होता है लोकतंत्र में। ठीक है, लोकतंत्र में सभी वर्गों को एक समान भाव से लेके चलना होता है, क्योंकि सबके सहयोग से सरकार चलती है। ठीक है, और लोकतंत्र में, लोकतंत्र की एक तो होता है, दो पहलू हैं लोकतंत्र के, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। लोकतंत्र के ये दो पहलू हैं, ये समझ लीजिए, बता देते हैं हम आपको। लोक ये तंत्र के ये दो पहलू हैं। पहला है सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष। दूसरा है इसको आप विरोधी पक्ष बोल सकते हैं। विरोधी पक्ष, ठीक है, एक सत्ता पक्ष होता है, एक विरोधी पक्ष होता है। ठीक है, तो सत्ता पक्ष तो ये तो सरकार होता है, जिसकी सरकार होती है, जो आदमी सरकार बनाता है, और उसके विपक्ष में भी एक सरकार होता है, उसके विपक्ष में भी पार्टी होती है जिसकी सरकार नहीं बनी होती है। तो यह पक्ष, ये सत्ताधारी पक्ष अगर चाहेगा कि एक ही समुदाय के लोगों को हम करें, उसी के पक्ष में हम योजना निकालें, एक ही समुदाय के लोगों को हम लाभान्वित करें, तो ये जो है, ये जो विरोधी पक्ष है तुरंत इस पे अड़चन लगाता है। अगर ये विरोधी पक्ष नहीं रहेगा तो ये सत्ता पक्ष वाले जो हैं अपने मनमानी करने लगेंगे। इसलिए इन पे नकेल कसने के लिए ये विरोधी पक्ष का होना भी जरूरी है। ठीक है, तो लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष और एक विरोधी पक्ष, दो पक्ष होता है। एक सत्ता पक्ष माने जिसका सरकार बनता है, और उसके एक विरोधी पक्ष भी होता है। ठीक है, ये बच्चों आप लोग बात इसका ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, सत्ता में साझेदारी, प्रत्येक धर्म, सत्ता में प्रत्येक धर्म के लोगों की साझेदारी होना चाहिए। प्रत्येक धर्म के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म के लोगों का जो है इसमें बराबर भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा थोड़े कि जो अभी जो बीजेपी का गवर्नमेंट बना है, वो बीजेपी का गवर्नमेंट खाली हिंदू दिया है और सिख दिया है, ईसाई दिया है, मुस्लिम नहीं दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी बीजेपी को वोट दिए हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो बीजेपी को वोट नहीं दिए हैं, बहुत सारे सिख भाई हैं जो बीजेपी को वोट नहीं दिए हैं, बहुत सारे ईसाई भाई हैं जो बीजेपी को वोट नहीं दिया है, और बहुत सारे सिख भाई हैं जो बीजेपी को वोट दिया है कि नहीं।
तो ये अपने अपने चॉइस के ऊपर है। तो सारे धर्मों को मिला के ही जो है ना एक सरकार का निर्माण होता है, ठीक है। तो सत्ता में साझेदारी में कभी भी किसी धर्म के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए, सभी धर्म के लोगों का सहयोग होना चाहिए। अब आता है प्रत्येक जाति। अब जैसे प्रत्येक जाति का मतलब क्या हो गया कि सभी जाति के लोग को मतलब उसमें सहयोग होना चाहिए, सभी जाति के लोगों का सहयोग होना चाहिए, चाहे वो जैसे हिंदू बिरादरी की यहाँ पे बात हो रहा है, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, जादव हो, बनिया हो, पासवान हो, कुर्मी हो, मुसहर हो, कुम्हार हो, मलिक हो, मलिक मतलब डोम जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये सारे समुदाय के लोग जो है, सारे वर्ग के लोग जो है ना इस सत्ता में साझेदारी होना जरूरी है, ठीक है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन है मेरा कि उन्होंने इतना सुंदर संविधान बना के दिया कि सर्वधर्म संभव का जो बात है वो चरितार्थ होती है हमारे भारतवर्ष में, ठीक है। और ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें सभी धर्मों के लोगों को एक समान भाव से देखा, सभी धर्मों के लोगों का उसमें अनुरक्षण किया, सभी धर्म के लोगों का उसमें जो है ना सहयोग करके लोकतंत्र के चलाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो जैसे मान लें कि सत्ता में साझेदारी, कोई आदमी अगर चाहे कि सिर्फ हम ब्राह्मणों का वोट लेके ही हम सरकार बना ले, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई चाहे कि सिर्फ हम जादव समाज के ही वोट लेके हम सरकार बना ले, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको अगर सरकार बनाना है तो सारे वर्ग के लोगों के विषय में सोचना होगा, ठीक है। सारे वर्ग के लोगों के विषय में सोचना होगा, सारे संप्रदाय के लोगों के विषय में सोचना होगा, ठीक है ना। सभी धर्मों के लोगों के विषय में सोचना होगा, सारे जाति के लोगों के बारे में सोचना होगा, सबके हित में जो है नियम कानून बनाना होगा, ठीक है। अगर वो ऐसा करने में असमर्थ होता है तो उसकी सरकार जनता गिरा देगी। खाली जैसे मान लिए कि खाली आप जो है ना जादव के लेके ही खाली आप अपना आरक्षण दे दीजिए, चाहे पासवान जी के लोग के ही लेके दे दीजिए, गुंजार राजपूत कास्ट को जो है इग्नोर कर दीजिए और कुहार को इग्नोर कर दीजिए, तो ऐसा करने से इस सत्ता में विभेद उत्पन्न होगी, समाज में विभेद उत्पन्न होगी, ठीक है। और फिर समाज जो है बट जाएगा और बटने का नतीजा होगा कि आपकी सत्ता जो है एक ना एक दिन गिर जाएगी। तो सत्ता को बनाना है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाना है, तो सारे धर्म के लोगों को और सारे संप्रदाय, सारे जाति के लोगों को लेके आपको चलना होगा, सभी को समान भाव से देखना होगा, कभी भी जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना होगा, ठीक है। और लोकतंत्र देखिए, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर जैसे मान लीजिए कि आज मोदी जी हैं तो कल हो के उनका कोई परिवार का आदमी कोई फिर से प्रधानमंत्री बन जाए, कोई फिर उसके परिवार का, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में जनता का शासन है, ये जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जी वो गद्दी पे बैठता है, वही जो है ना वह इस शासन कार्य को करता है, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, ठीक है। और वह किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, वो किसी भी धर्म से हो सकता है, किसी भी जाति से हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो भूमिहार भी हो सकता है, वो राजपूत भी हो सकता है, वो मुसहर भी हो सकता है, वो मलिक भी हो सकता है, वो बनिया यादव भी हो सकता है, वो पासवान भी हो सकता है, वह मुसलमान भी हो सकता है, वह क्रिश्चियन भी हो सकता है, क्योंकि हमारा भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है बच्चों? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जहाँ पे किसी भी धर्म का माने विशेष रूप से उद्घोष नहीं किया जाए, यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहता हो, धर्म के लेके कोई पाबंदी नहीं है, सभी धर्मों को आज़ादी मिला हुआ है। मुसलमान भाई अपना मस्जिद बनाने का आज़ादी मिला हुआ है, नमाज पढ़ने का आज़ादी मिला हुआ है, हिंदू भाइयों को मंदिर बना के घड़ी घंट शंख बजाने का आज़ादी मिला हुआ है, ईसाई भाइयों को अपना गिरजा घर में गॉड को जो है ना ईश्वर को प्रार्थना करने की जो है ना आज़ादी मिला हुआ है, सिख भाइयों को गुरुद्वारा में माथा टेकने की आज़ादी मिला हुआ है, सारे धर्म के लोगों को जो है ना यहाँ पे आज़ादी मिला हुआ है।
ठीक है। यह देश किसी एक धर्म संप्रदाय का नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारे जाति के लोग रहते हैं, और यही हमारे भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सर्वधर्म संभव की नीति यहाँ पे है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा भारत देश में सभी धर्म के लोग जो हैं एक साथ रहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी भी लोकतांत्रिक देश में यदि सत्ता की साझेदारी हो तो वह देश विकसित देश बन जाता है। बात सही है। किसी भी देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ता की साझेदारी माने उसके सरकार में सभी वर्गों की अगर साझेदारी हो, सभी वर्गों के लोगों के हित के बारे में सोचा जाए तो वह देश कैसा देश बन जाता है? विकसित देश बन जाता है। जब वहां पे सरकार बनेगी, लोकतंत्र के जब चुनाव होगा और उसमें सारे समुदाय के लोगों के बारे में जब सरकार सोचेगी, सारे समुदाय के लोगों के बारे में जब समझेगी, तो वह देश क्या हो जाएगा? विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ठीक है, विकसित राष्ट्र बन जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से, आपके किताब के, आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कुछ उदाहरण, उसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको 2 पार्ट कर देंगे इस वीडियो का। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक पार्ट और बना देंगे इसका, फिर भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा और बताते हैं आप। सत्ता में साझेदारी, देखिए 2 देश में सत्ता की साझेदारी हुआ, एक बेल्जियम में हुआ और एक श्रीलंका में हुआ। ठीक है, एक बेल्जियम में हुआ, एक श्रीलंका में हुआ। बेल्जियम में जब हुआ तो बेल्जियम में सत्ता, जब वहाँ पे सरकार बनी तो वहाँ पे 2 वर्ग के लोग बैठे। ठीक है, 2 वर्ग के लोग आए और दोनों वर्ग के लोग आपस में मिल के सरकार को चलाने का प्रयास किया। 2 समुदाय के लोग आपस में मिल गए और मिल के सरकार को चलाने का प्रयास किया, और दोनों समुदाय के बीच में जो भी झगड़ा फसाद का जड़ था उसको आपस में समझौता करके मिटा दिया और विकास के ऊपर ध्यान दिया। ठीक है, और आज बेल्जियम जो है एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होता है। ठीक है, लेकिन श्रीलंका का देखिए, श्रीलंका में जो है यहाँ पे भी भेदभाव हुआ, यहाँ पे भी भिन्न प्रकार के समुदाय थी। ठीक है, एक सिंहली भाषी समुदाय थी और एक तमिल भाषी समुदाय थी। ठीक है, सिंहली भाषी समुदायों की संख्या ज़्यादा थी, तमिल भाषी समुदायों की संख्या कम थी। ठीक है, तो जब वहाँ की सरकार बनी तो सरकार जो है ना सिंहली भाषी समुदाय के लोगों को ज़्यादा तवज्जो देती थी, उनको आरक्षण देती थी, नौकरियों में छूट देती थी, स्कूल कॉलेजों में छूट देती थी, और तमिल भाषी लोगों को दरकिनार करती थी, उनको अनदेखा करती थी। अन्यथा क्या हुआ, ये तमिल लोग जो है ना एक अपना संगठन बना लिए, और संगठन बनाए, एक उग्र संगठन बनाए कि भाई खाली वही लोग के फायदा होता, हमनी के सरकार कुछ करते नहीं है। तो लोग सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए, एक उग्र संगठन बनाए जिसका नाम है लिट्टे। ठीक है, और उग्र संगठन ने देश में विद्रोह कर दिया। इतना भयानक विद्रोह हुआ कि श्रीलंका में आर्थिक संकट आ गई। ठीक है, जहे तहे काट मार गृह युद्ध छिड़ गया श्रीलंका में। ठीक है, और श्रीलंका की स्थिति चरमरा गई। ठीक है, एक श्रीलंका में भी लोकतंत्र था कि खाली एक ही पक्ष को ध्यान दिया और पक्ष को इग्नोर किया, जिसके चलते श्रीलंका की स्थिति खत्म हो गई। और एक बेल्जियम था, यहाँ पे भी भिन्न भिन्न समुदाय के लोग थे, लेकिन सारे लोग सत्ता में साझेदारी, जो सरकार बनी सभी लोगों को साझेदार बनाया, अपने मंत्रिमंडल में सभी समुदाय के लोगों को रखा, सभी जाति के लोगों को रखा और सभी जाति के वर्गों के लोगों के हित में काम किया, और आज वो राष्ट्र जो है बहुत अग्रणी श्रेणी में चला गया। और श्रीलंका में यही काम नहीं हुआ तो श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया। अब समझ में आ रहा है कि सत्ता में साझेदारी कितनी जरूरी है। अगर आपकी सरकार है तो आपके सरकार में सभी समुदाय के लोग होना चाहिए, बनिया वर्ग के भी लोग होना चाहिए, मुसलमान भाई भी होना चाहिए, क्रिश्चियन भाई भी होना चाहिए, सिख भाई भी होना चाहिए, हिंदू समाज से भी लोग होना चाहिए। ठीक है, स्वर्ण समाज से लोग होना चाहिए, बनिया समाज से लोग होना चाहिए, है कि नहीं है। उसके बाद में पिछड़ी और अति पिछड़ी समाज से लोग होना चाहिए।
इस सारे समाज के लोगों को साझेदार बनाइए अपने सरकार में, तब जाके आपकी सरकार चलेगी और राष्ट्र जो है विकास करेगा, देश जो है विकास करेगा। ठीक है बच्चों, ये रहा आपके लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, सभी वर्गों का क्यों सत्ता में साझेदारी जरूरी है, ये समझा दीजिए। लोकतंत्र क्या होता है ये समझा दीजिए। ठीक है, क्या बताए, लोकतंत्र की परिभाषा बता दिए और सत्ता में साझेदारी क्या होता है इसके बारे में बता दिए। बाकी अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी देखते देखते उब जाइएगा। बाकी अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग मिल के बोलिए जय हिंद